नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार। और आज के दिन की अगर बात की जाए, आज खासतौर से बात करेंगे ना सिर्फ पश्चिम बंगाल को लेकर, क्योंकि वहां पर हमने देखा है कैसे मतदान के बाद और मतगणना से पहले भी जो बवाल है वो मचा हुआ है। उसके साथ साथ आपको बताएंगे किस तरीके से, अगर आज के दिन की बात की जाए, क्या कुछ आज के दिन में विशेष हो रहा है और वो तमाम खबरें जिनको लेकर कहीं ना कहीं सुर्खियां आज बनती हुई नजर आ रही हैं। अजय, फिर चाहे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की हम बात करें या दूसरे क्षेत्रों की बात की जाए। बिल्कुल सही कहा मुकुल जी आपने। और हम इस खास सेगमेंट में बात करेंगे नए भारत की, प्रेस रिपोर्ट्स की भी बात होगी, आत्मनिर्भर भारत की बात होगी, आर्थिक विकास की आपको दिखेगी झलक, और खेल जगत में क्या कुछ हुआ है, कैसे आपकी सेहत फिट रहेगी, इन तमाम पक्षों पर नजर डालेंगे। टेक टॉक आप जानते हैं कि हमारा रेगुलर सेगमेंट, वर्ल्ड वॉच, जितने भी हमारे रेगुलर सेगमेंट्स हैं वो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो इस सुबह को और भी खास बनाने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं नया सवेरा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बंगाल में मतदान के बाद ईवीएम की सुरक्षा पर बवाल, भवानीपुर में स्ट्रांग रूम से छेड़छाड़ के ममता ने लगाया आरोप। चुनाव आयोग ने कहा नियम के अनुसार चल रही प्रक्रिया। बीजेपी प्रत्याशियों ने भी कोलकाता पुलिस पर उठाए सवाल। लद्दाख के लिए ऐतिहासिक पल। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के करेंगे दर्शन। कई पारंपरिक कार्यक्रमों का भी आयोजन। देश में आज से ऑनलाइन गेमिंग के नए नियम, अवैध सट्टेबाजी और मनी गेम्स पर लगेगी रोक। ई स्पोर्ट्स को मिलेगा सुरक्षित माहौल। डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान। अर्थव्यवस्था तबाह होने के बाद डील करने के लिए बेताब है ईरान। ईरान का पलटवार। फिर हुए हमले तो अमेरिका को मिलेगा तगड़ा जवाब। और थॉमस कप में आज सेमीफाइनल के लिए खेलेंगी भारत की टीम। क्वार्टर फाइनल में आज चीनी ताइपे से होगा मुकाबला। तो चलिए इन सभी खबरों पर अब विस्तार से निगाह डालते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब नया बवाल शुरू हो रहा है ईवीएम को लेकर के। बंगाल में 2 चरणों में मतदान समाप्त हो चुका है, 4 मई को नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले ईवीएम की सुरक्षा को लेकर के अब वहां पर बवाल काटा जा रहा है। टीएमसी का अब आरोप है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की कोशिश हो रही है। तो वहीं कुछ बीजेपी प्रत्याशियों का आरोप है कि कोलकाता पुलिस कुछ गड़बड़ करने की फिराक में है। इस बीच कल रात मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर के एक ईवीएम स्ट्रांग रूम का दौरा किया और वहां पर पहुंच करके धांधली का आरोप लगा दिया। साथ ही चेतावनी भी उन्होंने दी कि मतगणना प्रक्रिया से किसी तरह की छेड़छाड़ हुई तो ठीक नहीं होगा। इसके अलावा उत्तरी कोलकाता, तो आपको बता दें सीधे तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कल की जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी स्ट्रांग रूम को लेकर, ना सिर्फ टीएमसी बल्कि उसके बाद हमने देखा जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने कोलकाता पुलिस पर भी कुछ सवाल उठाए। किस तरीके से ममता बनर्जी जो हैं वो पहुंचती हैं वहां पर और साथ ही साथ आरोप लगाती हैं कि यहाँ पर छेड़छाड़ हो सकती है, लेकिन उसके बाद हमने देखा करीब रात 12 बजे वो वहाँ से रवाना हुई और उससे पहले किस तरीके से जो स्थिति थी वो नजर आई। लेकिन इसके अलावा खासतौर से अगर बात की जाए, क्योंकि उत्तरी कोलकाता की 2 सीटों से टीएमसी के उम्मीदवार कुणाल घोष और साथ ही अगर हम बात करते हैं दूसरे उम्मीदवार की शशि पांजा की, जिन्होंने आप बता दें खुदीराम अनुशीलन केंद्र परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि बीजेपी और चुनाव आयोग के अधिकारी संबंधित पार्टियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बिना बॉक्सों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि निर्वाचन आयोग ने उनके आरोपों को सिरे से खारिज किया। ये बड़ा अप्रत्याशित है मुकुल कि आप इस तरह से चीजें देख रहे हैं। मुख्यमंत्री का किसी भी स्ट्रांग रूम में जाना इस तरह पहले कभी देखा नहीं गया। और बहुत सारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ये शायद हताशा हो सकती है टीएमसी की। अब ईवीएम में छेड़छाड़ का जो आरोप है वो लगना शुरू हो गया।
और उधर बात करें बीजेपी प्रत्याशियों की तो कोलकाता में मानिकतला से पार्टी के उम्मीदवार तपस राय, चौरंगी से प्रत्याशी संतोष पाठक के घर मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस अधिकारियों से सवाल किया कि उन्होंने इतने संवेदनशील स्थल पर तृणमूल के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा होकर के नारेबाजी करने की अनुमति क्यों दी। आप भी सुनिए क्या हो रहा है। Last parliament election was looted by the miscreants and Vineet Goyal. अब हमको समझाइएगा। ना आप बाहर आप सब ये लोग ना जो यहाँ चिल्ला रहे हैं। आप लोग क्या किए हैं, क्या करते हैं, सबको जानकारी है। ये हमको मत तो बहुत गलत बात है। 24 सीपी बार की है, 24 सीपी बार की है। अब क्या समझाइए हमको। हम आपको मेरा लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन was looted by Calcutta police, by Calcutta police, Vineet Goyal. Last parliament election was looted by the miscreants and Vineet Goyal. अब हमको समझाइएगा। ना आप बाहर आप सब ये लोग ना जो यहाँ चिल्ला रहे हैं। तो दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। बिल्कुल अजय, और खासतौर से आरोप प्रत्यारोप के बीच टीएमसी और ममता बनर्जी के जो आरोप हैं उस पर चुनाव आयोग ने भी आपको बता दें विस्तार से जवाब दिया है। चुनाव आयोग के जवाब पोस्टल बैलेट अलग करने की प्रक्रिया नियम के अनुसार है, ये कहा गया है। जबकि टीएमसी ने आरोप लगाया कि स्ट्रांग रूम में बाहरी लोगों की मौजूदगी है। जबकि यहां पर चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी जो है डिटेल में वो दी। जबकि टीएमसी लगातार ये कहती रही कि यहाँ पर जो ईवीएम है वो सुरक्षित नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रक्रिया की निगरानी के लिए जो वहां पर ऑब्जर्वर हैं, जनरल ऑब्जर्वर, वो मौजूद हैं। चुनाव एजेंट्स को प्रक्रिया की निगरानी का मौका दिया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज को लाइव टेलीकास्ट किया गया है, कोई भी सीसीटीवी बंद नहीं किया गया है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है और बैलेट को अलग करने का काम हुआ है। टीएमसी और बीजेपी नेताओं की प्रक्रिया, टीएमसी और जो बीजेपी नेता हैं उनको पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है। और टीएमसी जबकि लगातार आरोप लगा रही है कि स्ट्रांग रूम में जो बाहरी लोग हैं वो वहां पर मौजूद हैं, चुनाव प्रक्रिया प्रभावित करने का शायद इरादा हो सकता है, पोस्टल बैलेट की सुरक्षा में गड़बड़ी हो सकती है, पोस्टल बैलेट को अलग करने की प्रक्रिया में अनदेखी हो जा रही है और सीसीटीवी फुटेज में गड़बड़ी की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि बीजेपी और टीएमसी दोनों ही नहीं, बीजेपी कोलकाता पुलिस पर आरोप लगा रही है, टीएमसी इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रही है कि पोस्टल बैलेट की सुरक्षा में गड़बड़ी हो सकती है। पोस्टल बैलेट्स वो बैलेट्स होते हैं जो दूर दराज के इलाकों से जो लोग मतदान करते हैं वो उनकी गणना सबसे पहले की जाती है और उसके बाद ईवीएम की गिनती की जाती है। तो टीएमसी का आरोप कि चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का इरादा है और सीधे इलेक्शन कमीशन पर ही वो इसका ठीकरा फोड़ना चाह रही हैं। और इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा इस पर जवाब दिया है कि जनरल ऑब्जर्वर वहां पर मौजूद हैं, सीसीटीवी से छेड़छाड़ नहीं की गई है, कोई भी सीसीटीवी बंद नहीं किया गया है। साथ ही साथ जो फुटेज है वो बीजेपी और टीएमसी दोनों ही दलों के साथ साझा की गई है। बिल्कुल, और इस पर और जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता कोलकाता से और शैलेंद्र मिश्र जो हैं दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, पहले आपसे जानना चाहूँगा, देर रात तक हमने देखा किस तरह का जो ड्रामा है वो यहाँ पर चलता नजर आया, और क्या ये हार की बौखलाहट ही है? जब मतदान होता है तब ममता बनर्जी जो हैं अपने घर से निकल जाती हैं, जो कि अब से पहले नहीं निकली थीं, और एक बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर जहाँ स्ट्रांग रूम है वहाँ पहुँचना क्या बताता है? मुकुल, अजय, देखिए, ये जो कल जो ड्रामा चला, देर रात तक जो ड्रामा चला, बीजेपी का यही आरोप है कि एग्जिट पोल का जो रुझान सामने आया है उसको देखकर टीएमसी का जो खेमा है वो बौखलाया गया है। और इसके चलते वो सीधा मेंशन कर रहे हैं कि कल हुआ क्या। कल पहले शाम 5 बजे के करीब सीएम का, ममता बनर्जी का एक वीडियो सामने आता है और जिस वीडियो में वो साफ तरीके से एग्जिट पोल का जो रुझान है उसको काउंटर करते हैं। काउंटर करने के बाद वो एक पॉलिटिकल लीडर के हिसाब से काउंटर कर ही सकती है, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो कैंडिडेट है वो अपने अपने इलाके के स्ट्रांग रूम में रात को गार्ड दीजिए। वहां पर मैं भी अपने जो स्ट्रांग रूम है वहां पर रात को गार्ड दूंगा और दिन को आप वर्कर्स को रखिए। देखिए, ये स्ट्रांग रूम है, वहां के आसपास किसी पॉलिटिकल पार्टीज का रहने की जरूरत नहीं है। वहां पर सीसी कैमरा है, लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है, हर कोई देख सकता है वहां पे जो कैंडिडेट है, जो पार्टीज है, जो देख सकते हैं। और इसी के चलते फिर देखा गया कि घंटा भर बाद ही बेलेघाटा के जो टीएमसी उम्मीदवार है कुणाल घोष और शशि पांजा जो श्यामपुकुर से लड़ रही है, वो दोनों वहां पहुंच जाती है और चुनाव आयोग से आरोप लगा रही है, चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने फुटेज पे देखा, सीसी फुटेज पे देखा कि कुछ लोग वहां पर बैठे हुए हैं। तो चुनाव आयोग का साफ तरीके से कहना है कि 4 बजे
ये काम होगा, पोस्टल बैलेट का सेग्रीगेशन होगा, उसके बारासात का एक जगह है यहाँ पे बारासात नाम के, वहां पे जाएगा वो सारे पोस्टल बैलेट्स, क्योंकि वही नोडल सेंटर है। ये बात सब पार्टीज को इन्फॉर्म किया गया था डीओ नॉर्थ की तरफ से, ईसीआई की तरफ से, और उसमें पहला नाम, यानी वो जो मेल भेजा गया था, पहला नाम कुणाल घोष का था एड्रेस लिस्ट में। तो ये सबको पता था, और चुनाव आयोग का साफ तरीके से कहना है कि जो स्ट्रांग रूम के बाहर जो सीसी फुटेज है वहीं से तो आपको पता चला। अगर इरादे उनके चुनाव आयोग का कुछ और इरादा होता तो आपको फुटेज कहां से मिलता? आप तो देख ही नहीं पाते थे क्या चल रहा है। तो सब कुछ तो आपके सामने अब देखे तभी तो जाके आरोप लगाया है। तो सीईओ मनोज अग्रवाल ने कहा कि ये पूरी जो बात है ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, और पूरा मामला रात 9 साढ़े 9 बजे तक जो खुदीराम अनुशीलन केंद्र है जहां पे कोलकाता के 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां से शिफ्ट हो गया शेखावत मेमोरियल हाई स्कूल, जहां पे भवानीपुर का स्ट्रांग रूम है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खुद पहुंच गई ममता बनर्जी, सौरभ हमारे साथ बने रहिए, हम वापस आते हैं, आपसे समझेंगे भवानीपुर ही क्यों चुना ममता बनर्जी ने, क्या वहां भी उनको मतलब हार का डर है? शैलेंद्र मिश्र, पूरी प्रक्रिया समझाइए, ये पूरा स्ट्रांग रूम होता क्या है, वहां पर कौन कौन जा सकता है और किससे अधिकार है जाने का, और एक मुख्यमंत्री का वहां पर जाना ये क्या दिखाता है? शैलेंद्र की आवाज। चुनाव आयोग द्वारा जो नियुक्त किए गए अधिकारी है वो वहाँ पर रहते हैं, और सीसीटीवी के जरिए बाहर जो पोलिंग एजेंट हैं, यानी जो काउंटिंग के एजेंट होंगे, वो बाहर उसको देख सकते हैं लाइव। तो फिर इस तरह से स्ट्रांग रूम के अंदर जाने की अनुमति नहीं होती कि आप अंदर चले जाइए। और दूसरी बात यह है कि हर प्रक्रिया पर सवाल उठाना, तो ये एक बहुत गंभीर, एक तरह से देखें आपकी मानसिकता दिखाता है कि आप SIR का विरोध करते हैं, आप अर्धसैनिक बलों की तैनाती का विरोध करते हैं, आप चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, तो फिर आपको भरोसा किस पर है? पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी जो सुप्रीमो है टीएमसी की और मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, वो जिस तरह से व्यवहार कर रही है, एक छुटभैया नेता जैसा व्यवहार है, ये बीजेपी का आरोप है। और आप क्या अपने कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं? शैलेंद्र, ये सिर्फ इस वजह से है, एग्जिट पोल में जो रुझान आया है, पोल के बाद जो एग्जिट पोल में रुझान आया, और कल भी हमने देखा चाणक्य के एग्जिट पोल की अगर बात की जाए, जिस तरीके का एक रुझान सामने आया, क्या सिर्फ उस वजह से इस तरह की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है? मुकुल, सिर्फ एग्जिट पोल के रुझान से इसे आप ना जोड़िए। जब से चुनाव शुरू हुआ है पश्चिम बंगाल में, और उससे 6 महीने पहले आप चले जाइए, जहां पर भी कुछ एक तरह से कहें कि कार्रवाई हुई या फिर कोई एजेंसी ने अपना काम करना चाहा, उसमें रुकावट डालने का काम टीएमसी की तरफ से, ममता बनर्जी सरकार की तरफ से वो लगातार देखने को मिला। तो वो लगातार हम देखें कि उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और अब चूंकि एग्जिट पोल ने दिखा दिया कि ज़्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार पहली बार पश्चिम बंगाल में बनते हुए दिखा रहे हैं, तो ऐसे में जो पार्टी सत्ता में है उसके शीर्ष मुखिया का निश्चित तौर पर जो व्यवहार है वो एक तरह से कहें कि सवालों के घेरे में है। आपको ये पूरा अधिकार है कि आप कहिए कि एग्जिट पोल गलत साबित होंगे, एग्जिट पोल सही नहीं है। बहुत सारे चुनाव के बाद एग्जिट पोल सही साबित होते भी नहीं है, काउंटिंग होगी पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले काउंटिंग की प्रक्रिया पर सवाल उठाना, बैलेट पेपर के सेग्रीगेशन पर सवाल उठाना, ये कहना कि आज जब चुनाव में तैनाती हो रही थी अर्धसैनिक बलों की, उस पर सवाल उठाना, तो ये आपकी मानसिकता दिखाता है कि आपको इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाना है। आपको एक तरह से देखें, बिल्कुल संवैधानिक बात को चुनौती जो प्रक्रिया है उस पर आपका विश्वास है, जिसमें कमी दिखाता है। शैलेंद्र, हो रही। सौरभ दत्ता, आपसे समझना चाहेंगे भवानीपुर को क्यों चुना ममता बनर्जी ने? क्या उन्हें वहां भी हार का डर है, और अगले 72 घंटे कैसे बीतेंगे जब तक ये काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती है? देखिए, भवानीपुर शुरू से भवानीपुर में कांटे का चक्कर है। आप एकदम कैंपेन के दौर देख लीजिए कि लास्ट 7 दिन यानी पहले चरण के बाद जो सेकेंड फेज है, ममता बनर्जी एक तरह से कहीं और कॉन्स्टिट्यूएंसी में गई ही नहीं, वो भवानीपुर में पड़ी थी। भवानीपुर में उनको रोड शो करना पड़ा, स्ट्रीट कॉर्नर करना पड़ा, डोर टू डोर कैंपेन करना पड़ा, मार्केट पर, सब्जी मार्केट पर जाना पड़ा,
और फिर चुनाव के दिन हमने क्या देखा कि ममता बनर्जी अपनी पूरी इतनी सालों की जो वो मानती आई है कि शाम 4 बजे के बाद वो निकलेंगे और निकलकर चुनाव को देखकर टिप्पणी करेंगे, चुनाव अपना मतदान करके पूरे सिचुएशन के ऊपर एक रिएक्शन देंगे। लेकिन इस बार देखा गया सुबह से वो गाड़ी लेकर निकल गई और फिर चक्करबेरिया में वो आसिम बोस के घर, काउंसलर जो है उनके घर पहुंच गई। वहां पे शुभेंदु अधिकारी भी पहुंचे और शुभेंदु अधिकारी का आरोप था कि वहां का जो गुजराती वोट है उसको डराने के लिए आसिम बोस के एरिया में वहां ममता बनर्जी चली गई थी, तो उन्होंने उसको काउंटर करने के लिए वहां पहुंचा। और फिर लास्ट पार्ट पे इकबालपुर में देखा गया 5 बजे के बाद जहां पर चुनाव शुभेंदु अधिकारी पहुंचे, वहां पे शुभेंदु अधिकारी को एक तरीके से वो इकबालपुर जो इलाका है वो एक समुदाय का, वहां पे काफी सारे वोट है, वहां पे उनको जय बांग्ला नारा दिया गया। सेंट्रल फोर्स पहुंचे और अब चल के जब चुनाव पूरा खत्म हो चुका है, वोटिंग परसेंटेज सबको दिख रहा है कि दूसरी चरण में भी 92% से ज्यादा वोट है। अर्बन सीट है, फिर भी उसके बावजूद 92% वोट है। और दक्षिण कलकत्ता उत्तर कलकत्ता दोनों में बहुत अच्छा पोलिंग परसेंटेज हुआ है, 61%, जहां पे पिछले चुनाव में देखा गया है इस बार 84% है। तो उसके बाद ये सारे चीज देखने को मिला। वहां ममता बनर्जी पहुंची, वहां पे जय बांग्ला का लिखा हुआ एक गाड़ी वहां पे पहुंचा, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता ने कल प्रोटेस्ट किया, देर रात तक प्रोटेस्ट चला और अभी तक अदालत का दरवाजा खटखटा रही है तृणमूल। कल भी कोलकाता हाईकोर्ट गया है, क्योंकि जिस तरीके से अदालत का दरवाजा भी खटखटाया गया है, लेकिन जो रिकॉर्ड मतदान हमने देखा है उसको शायद टीएमसी को वो भा नहीं रहा है, वो रास नहीं आ रहा है और उसी वजह से बेचैनी जो है, परेशानी जो है उसकी बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही शैलेंद्र आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी जो खबर है उसी को आगे बढ़ाते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती पर रोक लगाने की जो मांग है उस याचिका को खारिज कर दिया। टीएमसी की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने साफ कहा कि यह फैसला पूरी तरह से निर्वाचन आयोग के अधिकार का क्षेत्र है और इसमें कोई भी गैर कानूनी बात नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो केंद्रीय बल हैं वो वहां पर उनकी सुरक्षा के लिए, ईवीएम की सुरक्षा के लिए जा सकते हैं। केवल राजनीतिक प्रभाव के आरोप पर जिसमें सिर्फ आशंकाएं हैं, जिनका कोई ठोस आधार नहीं है, उसके आधार पर इस मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता। साथ ही किसी को चुनाव प्रक्रिया से शिकायत है तो चुनाव याचिका के जरिए अपनी बात रख सकता है। इस फैसले का स्वागत करते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि किसे मतगणना में शामिल करना है ये पूरी तरह से रिटर्निंग ऑफिसर का अधिकार है, कोई भी राजनीतिक दल इसमें दखल नहीं दे सकता। इससे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बाहरी अधिकारी और केंद्रीय बल टीएमसी कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए हार की बौखलाहट इसको जो बीजेपी है वो बता रही है, लेकिन अपने आप में ये भी अगर अजय देखा जाए कई सवाल इस वजह से खड़े होते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, जब एक लंबे समय से आपकी एक लंबी पारी वहां देखने को मिल रही है, उसके बावजूद इस तरह की स्थिति। इतने लंबे समय तक राज्य करने के बावजूद भी अगर संवैधानिक संस्थाओं का विश्वास आप हासिल नहीं कर पाए तो ये आपकी कार्यप्रणाली पर थोड़ा सा सवाल उठाता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, आप देख रहे हैं नया समय। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सीज रखना है डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना, शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त ही फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आइए बात करते हैं आज के दिन को लेकर। आज बुद्ध पूर्णिमा है। इस पावन अवसर पर अयोध्या में श्रद्धा और आस्था का संगम देखने को मिल रहा है। सुबह से ही श्रद्धालु सरयू नदी के घाटों पर पहुंच रहे हैं। भक्त पवित्र स्नान कर भगवान गौतम बुद्ध को नमन कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। घाटों पर भक्तिमय माहौल बना हुआ है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर देश भर के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालु
इस पावन अवसर को श्रद्धा और उत्साह के साथ मना रहे हैं। दरअसल वैशाख मास को अत्यंत पवित्र माना जाता है, माधव मास कहा जाता है इसे, और इसे हिंदू संस्कृति में आज के दिन को अत्यंत पवित्र इसलिए माना जाता है क्योंकि बुद्ध और कूर्म, ये दो अवतारों का आज का दिन अत्यंत पावन, और इसी दिन भगवान राम की नगरी अयोध्या से सरयू तट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, आई कोट, बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बुद्ध के आदर्शों को साकार करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अत्यंत दृढ़ है। उनके विचार हमारे समाज में आनंद और एकता की भावना को और गहरा करें। उन्होंने इस अवसर पर एक वीडियो भी साझा किया। नमो बुद्धाय। बुद्ध का मार्ग है परियक्ति, पटिपत्ति और पटिवेद, यानी थियोरी, प्रैक्टिस एंड रियलाइजेशन। भारत इन तीनों ही बिंदुओं पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने भगवान बुद्ध के मूल्यों का निरंतर प्रसार किया है। हमने बुद्ध की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक समर्पण भाव से काम किया है। बुद्ध पूर्णिमा प्रत्येक भारतीय के लिए एक विशेष दिवस है। हमें गर्व होना चाहिए कि भारत करुणा, सेवा और त्याग की शक्ति दिखाने वाले महामानव भगवान बुद्ध की धरती है, जिन्होंने विश्व भर में लाखों लोगों का मार्गदर्शन किया। ये बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध को स्मरण करते हुए उनके रास्ते पर चलने का प्रयास करने का, संकल्प करने का और चलने का हम सबका दायित्व को पुनः कराता है। और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख की अगर हम बात करें तो खासतौर से लद्दाख ऐतिहासिक पलों का साक्षी बन रहा है, जहां पहली बार उत्तर प्रदेश के पिपरवा प्राचीन पुल वस्तु से जुड़े भगवान बुद्ध के अवशेष लेह पहुंचे हुए हैं, जिसके दर्शन आज बुद्ध पूर्णिमा से शुरू होंगे। और इस अवसर का साक्षी बनने के लिए खुद गृहमंत्री अमित शाह लद्दाख में हैं। वो आज ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में हिस्सा लेंगे। 1 मई यानी आज से शुरू हो रहे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों अब तक की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में वो शामिल होंगे। तो लद्दाख के लिए अगर देखा जाए तो कि पूरे भारत के लिए ऐतिहासिक पल, लेह में पहली बार बुद्ध के जो अवशेष हैं वो पहुंचे हैं। लेह के लिए ऐतिहासिक आध्यात्मिक क्षण सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए ये रखे जाएंगे आज से। बुद्ध के अवशेष अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश के पिपरहवा, जो कि प्राचीन कपिल वस्तु है, उससे ये जोड़ करके इसको देखा जाता है। और भगवान बुद्ध के शरीर के अस्थियां, उनके शरीर के अवशेष और वो जिन पात्रों का प्रयोग करते थे, उनके कई सारे अवशेष हैं वो 127 वर्षों के बाद भारत वापस लौटे हैं, जिनकी प्रदर्शनी अब अलग अलग जगहों पर की जा रही है। इस बार लेह और लद्दाख में इसको चयन किया गया। अगले 15 दिनों तक, बुद्ध पूर्णिमा से लेकर के अगले 15 दिन तक जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो पवित्र बौद्ध अवशेषों का दर्शन कर पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जैसे कई कार्यक्रम वहाँ पर लिए गए हैं, पारंपरिक अनुष्ठान, ध्यान के सत्र, योग के शिविर, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम, साथ ही साथ जो हिमालयी बौद्ध धर्म है उस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, एक तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका क्या है। और दीपक रावत हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं सीधे लद्दाख से, उन्हीं के पास चलते हैं। दीपक का बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। बहुत ही खूबसूरत मौसम वहाँ पर। आज का कार्यक्रम क्या है अमित शाह, क्या कुछ वहाँ से संपूर्ण विश्व को इस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के माध्यम से संदेश देने जा रहे हैं? जी देखिए, बहुत बेहद खास मौका है, बुद्ध पूर्णिमा का मौका है और खुद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। और लेह लद्दाख जैसे इलाके की अगर बात करें तो यहाँ भगवान बुद्ध को जिस तरीके से पूजा जाता है, उनके सिद्धांतों पर चला जाता है, उसको लेकर यहाँ के लोग बेहद ज़्यादा इस बात को लेकर खुश हैं कि भगवान बुद्ध के जो अवशेष हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं, उनको एक तरीके से यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा, लोग उनके दर्शन कर पाएंगे, उनके संदेशों को करीब से समझ पाएंगे। इस बात को
लेकर लोगों के भीतर बहुत ज़्यादा खुशी है। और लोग इस बात का भी धन्यवाद कर रहे हैं कि भारत सरकार ने एक बड़ा प्रयास किया। 127 साल पहले जो हमारी ही धरोहर थी वो बाहर चली गई थी, और उसका जब पता चला कि उसकी नीलामी हो रही है तो भारत सरकार ने पहले उस नीलामी को रुकवाया, और फिर बहुत आसान नहीं था कि इन अवशेषों को वापस अपने देश में लाया जाए, लेकिन भारत सरकार ने बड़ी पहल की, बड़ी कोशिश की, और उसके बाद ये अवशेष भारत लाए गए और 29 अप्रैल को यहाँ लद्दाख लाए गए, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। आज से करीबन 15 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें अलग अलग आयोजन किए जाएंगे। पूरे लेह लद्दाख को सजाया गया है, अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं, सिर्फ हमारे देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, दर्शन करेंगे और भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को, उनके दिए संदेशों को बेहद करीब से जानने और समझने का उनको मौका भी मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनकी तरफ से भी ये जो संदेश दिया जाएगा कि किस तरीके से भारत सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है कि बुद्ध से जुड़े जो तमाम उनके अनुयायी हैं, उनके प्रशंसक हैं, वो भी इसको करीब से समझें कि सरकार जो है इस पर भी ध्यान दे रही है कि उनकी जो आस्था का केंद्र रहा है उस पर किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। उन आस्था के केंद्र से जुड़े तमाम चीज़ों को, उनसे समझने को, करीब से देखने को उनको मौका मिल सके। और यही वजह है कि पहली बार भारत में इस तरीके की प्रदर्शनी हो रही है जहां भगवान बुद्ध के अवशेषों को बेहद करीब से लोग देख पाएंगे, समझ पाएंगे। बिल्कुल दीपक, और खासतौर से आज के समय की जब हम बात करते हैं उसके परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से अशांति नज़र आती है और ऐसे में भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत हैं, हम शांति की बात करते हैं, विश्व कल्याण की हम बात करते हैं, और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और भी ज़्यादा महत्व उनका आज के समय में हो जाता है। बिल्कुल, जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध तो खुद शांति और करुणा का प्रतीक रहे हैं और उस शांति का संदेश जो है वो हमेशा से देते रहे हैं, और यही वजह है कि उनके तमाम अनुयायी हैं उसी संदेश को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और ऐसे में सरकार का भी ये कहना है और इस पूरे कार्यक्रम का भी एक ही मकसद ये है कि जिस तरीके के हालात पूरे विश्व में बने हुए हैं उसको देखते हुए कि लोग इस बात को समझें कि शांति करुणा से भी चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है, अपने जीवन को बेहतर किया जा सकता है। और यही वजह है कि इस तरह की प्रदर्शनी के दौरान सिर्फ भगवान बुद्ध के जो अवशेष हैं उनको देखने का मौका नहीं मिलेगा लोगों को, बल्कि उनके संदेशों को भी समझने का मौका मिलेगा। उन भगवान बुद्ध से जुड़े तमाम कार्यक्रम, उनके जितने भी संदेश थे, जो भी उन्होंने विश्व भर में दिए थे, उसको लेकर भी यहाँ पर अलग अलग प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं। और ये सिर्फ देश भर में नहीं बल्कि जैसा मैंने बताया कि अलग अलग देशों की बड़ी बड़ी डिग्निटरीज लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, उन तक भी भगवान बुद्ध के संदेशों को पहुँचाया जा सके, ये बड़ी पहल जो है इस कार्यक्रम के जरिए की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक वक्त निकालने के लिए। और इस बात में कोई मतलब गुरेज नहीं है इस कि जो बुद्ध का संदेश है वो भारत से ही निकला और संपूर्ण विश्व तक इसको पहुंचाने की जो जिम्मेदारी भारत सरकार ने ली है उसको सांस्कृतिक कूटनीति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा सकता है। और आगे बढ़ते हैं और हमारा स्पेशल सेगमेंट वक्त हो चला है एक दिन एक उत्सव का। एक दिन एक उत्सव में आज हम बात करेंगे बुद्ध पूर्णिमा को लेकर ही। दरअसल बिहार को भगवान बुद्ध की धरती कहा जाता है। ऐसे में 2570वीं बुद्ध जयंती पर पूरे राज्य खासकर बोधगया में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। महाबोधि मंदिर में सुबह से ही पूजा अर्चना और ध्यान का दौर जारी है। वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध की 2570वीं जयंती पूरे बिहार में श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। बोधगया में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध पूर्णिमा को त्रिविध पवित्र दिवस माना जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञानोदय और महापरिनिर्वाण हुआ था। इस अवसर पर भगवान बुद्ध को खीर का प्रसाद अर्पित किया जाता है। बोध गया में इस अवसर पर देश विदेश से हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। श्रद्धालु मंदिर परिसर में ध्यान, पूजा अर्चना और मंत्रोच्चार में भाग ले रहे हैं। पूरे वातावरण में शांति, अनुशासन और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है, जो इस पावन दिन की विशेषता को दर्शाता है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालु महाबोधि मंदिर परिसर में आस्था की डुबकी लगाते हुए भगवान बुद्ध के उपदेशों को आत्मसात कर रहे हैं। भजन, ध्यान और आध्यात्मिक गतिविधियों के बीच यह पर्व लोगों को आंतरिक शांति
और आत्मचिंतन की ओर प्रेरित करता है। बुद्ध पूर्णिमा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि मानवता के लिए शांति, करुणा और सत्य का संदेश देने वाला पर्व है। बोध गया में यह आयोजन आज वैश्विक स्तर पर एक ऐसे उत्सव के रूप में स्थापित हो चुका है जो लोगों को एकता और सद्भाव की राह दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में हेड्स ऑफ मिशन कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्सप्रेस की जानकारी दी। इस दौरान व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारियों को बढ़ावा देकर के भारत की वैश्विक भागीदारी को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा की गई और साथ ही अपने प्रवासी समुदाय के साथ जुड़ाव को और भी गहरा करने पर भी चर्चा की गई। गौरतलब है कि 11वें हेड्स ऑफ मिशंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन 28 से 30 अप्रैल तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसका विषय 2047 के लिए भारतीय कूटनीति में सुधार था। दुनिया भर में जितने मिशंस हैं उन सभी के हेड्स का एक प्रमुख सम्मेलन, प्रधानमंत्री ने उन सभी को संबोधित किया और दुनिया भर में जितने भारतवंशी रह रहे हैं उनके कल्याण के लिए कैसे एकजुट होकर के एक भारत की जो पूरी अवधारणा है उसको पूरी दुनिया तक पहुंचाया जाए, उसको लेकर के विशेष कार्यक्रम आगे। बिल्कुल, और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एक और महत्वपूर्ण पहल की। दरअसल देश में आज से ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन और विनियमन नियम 2026 लागू हो गया है। ये नियम देश में अवैध सट्टेबाजी और मनी गेम्स पर लगाम लगाने के साथ साथ ई स्पोर्ट्स के लिए एक सुरक्षित माहौल तैयार करेगा। नए नियमों के तहत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार का ऑनलाइन मनी गेम जिसमें दाव लगाना या मौद्रिक लाभ की अपेक्षा शामिल हो पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। इन खेलों के विज्ञापन और प्रचार पर भी रोक लगा दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वाले गेमिंग ऑपरेटर्स को 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 3 साल की कैद भी हो सकती है, जिसे बार बार अपराध करने पर 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। साइबर सेल के अधिकारियों को राज्य और जिला स्तर पर इन अपराधों की जांच के लिए सशक्त बनाया गया है। गेमिंग क्षेत्र की निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण का गठन किया गया है। और दिल्ली में स्थित यह निकाय यह तय करेगा कि कौन सा गेम ऑनलाइन जो खेला जा रहा है वो कानूनी तौर पर जायज़ है और कौन सा प्रतिबंधित है। प्राधिकरण के पास ये भी शक्ति है कि वो मनी गेम्स की सूची जारी करे और बैंकों को वित्तीय लेन देन रोकने का निर्देश दे। अब सभी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए आयु का सत्यापन, माता पिता का नियंत्रण और गेमिंग के समय की सीमा तय करना भी अनिवार्य होगा। अगर कोई भी उपयोगकर्ता गेमिंग कंपनी के समाधान से संतुष्ट नहीं है तो वह 30 दिनों के भीतर इस प्राधिकरण में अपील कर सकता है। इसके बाद दूसरी अपील सचिव मेटी के समक्ष की जा सकती है। तो जो ऑनलाइन गेमिंग है उसमें जो ई स्पोर्ट्स हैं उस पर तो किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर आप बेटिंग करते हैं तो याद होगा बहुत सारे विज्ञापन बीच में आते थे कि आप अपनी टीम बनाइए और इस तरह के ऑनलाइन क्रिकेट में हिस्सा लीजिए जिसमें आपको पैसे मिलते थे। अब उस पर पूरी तरह से लगाम लग गई है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर देखा गया था कि आत्महत्या तक की खबरें आनी शुरू हो गई थी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस तरह का दबाव था। फिर आइए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आपको बता दें, भारत ने फरवरी 2026 में विदेशी मुद्रा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने की नीति के चलते देश ने लगभग 14,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा बचाई है। ये कदम भारत की आर्थिक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य डॉलर पर निर्भरता कम करना है। डॉलर के दबदबे के बीच भारत ने एक बड़ा आर्थिक दांव खेला है और अब उसके नतीजे दिखने भी लगे हैं। फरवरी 2026 में भारत ने करीब 14,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचाई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि भुगतान डॉलर में नहीं बल्कि अपने ही रुपए में किया गया। सोचिए, जब दुनिया का ज्यादातर व्यापार डॉलर में होता है तब भारत का रुपए में व्यापार करना कितना बड़ा बदलाव है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की पहल के बाद अब कई देश भारत के साथ रुपए में ही लेन देन कर रहे हैं। नतीजा, विदेशी मुद्रा भंडार पर कम दबाव, रुपए को मजबूती और भारत की अर्थव्यवस्था को नया आत्मविश्वास। फरवरी महीने में भारत ने करीब 14,754 करोड़ रुपए के आयात का भुगतान सीधे रुपए में किया। ये आंकड़ा जनवरी 2026 के लगभग 11,000 करोड़ रुपए के मुकाबले काफी अधिक है। इसका मतलब है कि सिर्फ एक महीने में ही रुपए में व्यापार में तेज वृद्धि देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने लगभग 1.39 लाख करोड़ रुपए का आयात रुपए में किया। ये पिछले साल के मुकाबले करीब 45% की वृद्धि को दर्शाता है। इससे साफ है कि रुपए में व्यापार की नीति धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है। ये व्यवस्था 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा
शुरू की गई व्यवस्था में विदेशी बैंकों को भारत में स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट खोलने की अनुमति दी गई। इन खातों के जरिए विदेशी कंपनियां भारतीय रुपए में व्यापार कर सकती हैं। अब तक करीब 30 देशों के बैंक इस प्रणाली से जुड़ चुके हैं। इनमें यूएई, रूस, सिंगापुर, ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं। खासकर रूस के साथ व्यापार में रुपए का उपयोग तेजी से बढ़ा है, क्योंकि पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद डॉलर में भुगतान मुश्किल हो गया था। हालांकि अभी भी भारत के कुल आयात में रुपए का हिस्सा सीमित है। ये केवल लगभग 2.35% के आसपास है, यानी अधिकांश व्यापार अभी भी डॉलर में ही हो रहा है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में यह हिस्सा लगातार बढ़ सकता है। कुल मिलाकर रुपए में व्यापार भारत के लिए एक दीर्घकालिक और रणनीतिक कदम साबित हो रहा है। फरवरी 2026 के आंकड़े ये संकेत देते हैं कि ये नीति अब धीरे धीरे मजबूत परिणाम देने लगी है और भविष्य में भारत की आर्थिक स्थिति को और सशक्त बना सकती है। दिल्ली से डीडी न्यूज के लिए अजय मिश्र की रिपोर्ट। और फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सीज रखना है डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त ही फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा, और नया सवेरा में अब आइए बात कर लेते हैं कुछ और दिलचस्प खबरों की जो कि प्रकाशित हुई हैं अलग अलग समाचार पत्रों में। क्या वो खबरें हैं, ये आइए आपको बता देते हैं। पहली खबर की अगर बात की जाए, जो कि बता रही है किस तरीके से रक्षा क्षेत्र में लगातार भारत का जो दबदबा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 6 के लिए DRDO की तरफ से जानकारी दी गई है कि हम इसके लिए तैयार हैं, बस इंतज़ार है कि सरकार उसके लिए कब एक तरीके से ग्रीन सिग्नल दिखाती है। और इसकी अगर देखिए जो मारक क्षमता है, करीब 10,000 किलोमीटर इस अग्नि 6 की जो मारक क्षमता है वो होगी, जो कि अपने आप में बता रहा है कि किस तरीके से रक्षा क्षेत्र में भारत जो है लगातार आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का परीक्षण जो है वो जल्द होगा और इसका जो क्रूज संस्करण है वो भी जल्द लॉन्च किया जाएगा। अभी तक अगर देखा जाए तो DRDO जिस तरीके से लगातार अलग अलग तकनीक को अपनाता जा रहा है और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं रक्षा क्षेत्र में। और अगली खबर हमने चयन किया है नवभारत टाइम्स से। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है। दरअसल अगर आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो 30 अप्रैल से ही ये शुरुआत हो गई है और इसके लिए 19 मई है उसको अंतिम तिथि के तौर पर तय किया गया है। पिथौरागढ़ प्रशासन ने भी जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी हैं और ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 10-10 दलों में 500 लोग कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है उसको उत्तराखंड के जो लिपुलेख दर्रा है उसके ज़रिए उसके थ्रू होते हुए जाएंगे। और जाने के लिए आप kmy.gov.in पर जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अकाउंट बनाने के बाद में, और उसके बाद आपको SMS और ईमेल के ज़रिए इसकी सूचना दी जाएगी। तो जिसको भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी है वो सारी तैयारियाँ करना शुरू कर सकते हैं। और अब आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि बता रही है कि किस तरीके से अमेरिका से भारत को करीब 1.4 करोड़ डॉलर की करीब 650 से अधिक जो प्राचीन वस्तुएं हैं वो अब भारत के पास वापस लौट आई हैं। जी हाँ, ये वो वस्तुएं थी जो कि तस्करी के ज़रिए या दूसरी वजह से अमेरिका में पहुंच गई थी, लेकिन अब अमेरिका से ये जो वस्तुएं हैं भारत को लौटा दी गई हैं। और इसमें आपको बता दें अवलोकितेश्वर की 20 लाख डॉलर मूल्य की कांस्य प्रतिमा जो है वो शामिल है और प्राचीन जो मूर्तियां हैं वो इसमें शामिल हैं, जो कि अब यहाँ भारत लौट चुकी हैं। और कहीं ना कहीं ये बताता हुआ कि जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है उसको अगर कोई निशाना बनाता है, उसके बावजूद भी भारत के जो संबंध इतने बेहतर हैं, सांस्कृतिक विरासत लगातार बची हुई है और उसी के चलते देख सकते हैं अभी वस्तुएँ वापस लौट आई हैं। और हिंदुस्तान ने अपना बिजनेस पेज पर एक खबर दी है जो कि
करोड़ों पेंशनधारियों के लिए राहत की खबर है। जिन लोगों को एनपीएस का विकल्प लिया गया है, उनके जो चिकित्सा भत्ता के पैसे हैं वो सीधे बैंक में आ पाएंगे। इस खबर में स्पष्ट तौर पर ये कहा गया है कि अब आपको जीवन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य रहेगा, और इसके लिए अगर आप ऑप्शन करते हैं, यानी अगर आप सीजीएचएस सेवाओं का उपयोग नहीं करते हैं और जो 1000 रुपये का स्वास्थ्य भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाता है, उसके लिए आपको बहुत सारे कागजी झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। वो सीधे आपके एनपीएस अकाउंट से जो लिंक्ड है आपका बैंक अकाउंट है, उसमें सीधे पैसा आ जाएगा। और अगर आप नहीं चाहते इस भत्ते को लेना, तो फिर आप सीजीएचएस की जो सुविधाएं हैं उसको भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका भी ऑप्शन आपके लिए खुला हो। तो ये कुछ दिलचस्प खबरें आज जो कि प्रकाशित हुई। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं वर्ल्ड वॉच पर, यानी अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। पश्चिम एशिया संकट पर आप बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि ईरान समझौते के लिए बेताब है। अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर कैपेसिटी खत्म करने का दावा किया है। ट्रंप का दावा है कि ईरान की नेवी, एयरफोर्स और हर तरह का इक्विपमेंट लगभग खत्म हो गया है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि ईरान की करीब 82% ड्रोन फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं और वो डील करने के लिए बेताब है। अमेरिका ने संकेत दिया है कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी लंबे समय तक जारी रह सकती है। इस नाकेबंदी पर अमेरिका अब तक $25 अरब से अधिक खर्च कर चुका है। और अगर ईरान की बात करें तो ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने हमले फिर से शुरू किए तो हार्मूज पर अपना दावा फिर से रखा तो ईरान इसका जवाब देगा। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई ने एक बयान जारी किया और ईरानी के राज्य टीवी पर इसे पढ़ा गया। इसमें वो कह रहे हैं कि ईरान अब खाड़ी देश में किसी भी बाहरी दखल को बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा कि फारस की खाड़ी में हरकत करने वाले बाहरी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ जो बाज नहीं आया उसे सीधे समंदर की गहराई में दफन कर दिया जाएगा। सीधे तौर पर यह चेतावनी ईरान की ओर से जारी की गई। तो आप देख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान दोनों ही तरफ से आरोप और प्रत्यारोप का जो और दावों का जो लगातार है जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान पूरी तरह से टूट चुका है, वो अब सरेंडर करने के लिए बेताब है। ये दावा डोनाल्ड ट्रंप ने किया, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि भाई अगर आप फिर से हॉर्मुज की तरफ निगाह करेंगे तो आपके जहाज़ों को यहाँ पर डुबाने का भी काम किया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए लगातार यहाँ भी हम देख सकते हैं किस तरीके से पहले अमेरिका की धमकी और उसके बाद ईरान भी झुकने को यहाँ तैयार नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ से भी जो एक हम कह सकते हैं धमकी भरा बयान जो है वो यहाँ, और इसका असर लगातार आपको कच्चे तेल की कीमतों में दिखाई दे रहा है मुकुल, जहाँ पर आपने देखा कि 110 के 120 के जो स्तर हैं वो देखने को मिले हैं और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 140 तक जा सकता है। 146 का स्तर हमने देखा इससे पहले 2008 में, लेकिन ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। और अराउंड द वर्ल्ड में कुछ और खबरों पर निगाह डाल लेते हैं। दुनिया भर की कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। आपको बता दें, यूएनएससी ने भारी विरोध के बावजूद दक्षिण सूडान में अपने शांति मिशन का विस्तार करते हुए सैनिकों की अधिकतम सीमा को घटा दिया है। आपको बता दें, ये मिशन अप्रैल 2027 तक जारी रहेगा, लेकिन अब इसमें सैनिकों की अधिकतम सीमा 17,000 की जगह 12,500 होगी। रूस के बेलगोरोड क्षेत्र में एक यूक्रेनी ड्रोन हमले में मोटरसाइकिल सवार 2 किशोरों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना ने अब दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। तो याद होगा कि रूस ने इससे पहले शांति की पेशकश की थी। एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप के यात्रा प्रतिबंध वाली सूची के देशों से आने वाले लोगों के लिए ग्रीन कार्ड और वर्क परमिट रोकना गैर कानूनी माना है। यह फैसला लगभग 40 देशों के अप्रवासियों के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है। मजदूर दिवस यानी 1 मई की पूर्व संध्या पर अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में हजारों मजदूरों ने राष्ट्रपति जेवियर माइली की आर्थिक नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आरोप है कि नए श्रम सुधारों के तहत काम के घंटे 8 से बढ़ाकर के 12 करने और छटनी के नियमों को आसान बढ़ाने से श्रमिकों का शोषण बढ़ेगा। और आइए आगे बढ़ते हैं। मनी मंत्र में आज आपको बताते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। अटल पेंशन योजना के तहत अगर देखा जाए तो असंगठित क्षेत्र के लिए कामगारों के लिए एक महत्वपूर्ण ये पेंशन योजना है, जिसके तहत 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 से 5,000 तक की गारंटीड मासिक पेंशन दी जाती है। ये योजना 18 से 40 वर्ष
के बैंक खाताधारकों के लिए है, जिसमें वे समय रहते इससे जुड़कर अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आपको बता दें वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि लोगों को वित्तीय संकट का सामना ना करना पड़े और वो अपनी वृद्धावस्था में भी आत्मनिर्भर रह सकें। तो दरअसल 93% से ज़्यादा लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, उनको किसी भी तरह की सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती, किसी भी तरह का पेंशन लाभ नहीं मिलता है। सरकार की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से थोड़ी बहुत योजनाएं ज़रूर हैं, लेकिन वो अलग अलग स्तर पर चलाई जाती हैं। अब अगर आप एनपीएस में अटल पेंशन योजना के तहत अगर आप पैसे लगाते हैं तो 5,000 तक की गारंटीड पेंशन की योजना आपके लिए है, जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। और आइए बात कर लेते हैं, जब तकनीक की बात करिए टेक टॉक में क्या कुछ खास है ये भी आपको बताते हैं। खासतौर से अगर बात की जाए इसमें यूपीआई को लेकर और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जो कि यूपीआई है, उसने अभी 10 साल पूरे कर लिए हैं। आपको पता है यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट प्लेटफॉर्म बन गया है और भारत की जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ भी बन चुका है। 11 अप्रैल 2016 को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और आरबीआई के सहयोग से इसे लॉन्च किया गया था। वित्तीय वर्ष 2016-17 में यूपीआई पर केवल 2 करोड़ ट्रांजेक्शन्स हुए थे। 25-26 में अगर हम बात करें तो ये ट्रांजेक्शन्स की संख्या बढ़कर के 24,162 करोड़ पे पहुंच गई है। लेन देन की बात करें, यानी कितने पैसे का लेन देन हुआ, तो केवल 0.07 लाख करोड़ रुपए से बढ़ करके अब 314 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आईएमएफ ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया है और करीब करीब पूरी दुनिया के रियल टाइम जो पेमेंट्स होते हैं उसमें से आधे सिर्फ और सिर्फ भारत में होते हैं। और आइए अब देखते हैं कृषि जगत से जुड़ी खबरें भी, खेती किसानी में क्या कुछ खास है आपके लिए, आइए नजर डालते हैं। देश में खेती अब डिजिटल दौर में प्रवेश कर चुकी है। किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और बिना किसी रुकावट के मिले, इसके लिए सरकार किसान आईडी पर जोर दे रही है। कैसे बनती है किसान आईडी और इससे किसानों को और क्या लाभ मिल रहा है, आइए जानते हैं हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की इस रिपोर्ट में। खेती भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन बदलते दौर में खेती भी अब डिजिटल हो रही है। इसी दिशा में सरकार ने किसान आईडी की शुरुआत की है, ताकि हर किसान की एक यूनिक डिजिटल पहचान बन सके। किसान आईडी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एग्रीस्टेक पहल के तहत आधार से जुड़ी एक डिजिटल पहचान है, जिसमें किसान की निजी जानकारी, जमीन का रिकॉर्ड, बोई गई फसल और खेती से जुड़ी गतिविधियों का पूरा डेटा शामिल होता है। इसका मकसद साफ है, सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ असली और पात्र किसानों तक पहुंचे। किसान आईडी के जरिए अब किसानों को बार बार कागज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ सीधे और जल्दी मिलेगा। सब्सिडी, बीज, खाद और कृषि मशीनों पर मिलने वाली सहायता भी सीधे किसानों के खाते में पहुंचेगी। सरकार का लक्ष्य है कि 2026-27 तक करीब 11 करोड़ किसानों को इस डिजिटल सिस्टम से जोड़ा जाए। फिलहाल 19 राज्यों में 9.25 करोड़ से ज्यादा किसान आईडी से जुड़ चुके हैं। किसान आईडी बनवाने के लिए किसान अपने राज्य के कृषि पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आधार, जमीन के कागजात, बैंक डिटेल और फोटो जरूरी होंगे। eKYC के बाद जानकारी भरकर वेरिफिकेशन होता है और फिर किसान आईडी जारी कर दी जाती है। अगर किसी को ऑनलाइन दिक्कत हो तो नजदीकी CSC सेंटर या सरकारी कैंप में जाकर भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। सरकार लगातार किसान आईडी के प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है, ताकि DBT योजनाओं का बेहतर और पारदर्शी क्रियान्वयन हो सके। तो भारत सरकार ने एक किसान आईडी, फार्मर आईडी की भी पहल चालू की है, जहां पे किसान की एक प्रोफाइल जो है वो आईडी के रूप में भारत सरकार बना रही है, किसानों को दे रही है, ताकि किसान को किसान की ज़मीन, उसकी फसल, उसके मुताबिक उनके जो स्कीमें हैं, ग्रांट्स हैं, सब्सिडी है, उससे जोड़ा जा सके और उन किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सीधे और जल्दी लाभ मिल सके। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि किसान आईडी किसानों को उनकी जमीन, फसल, पशुधन और मत्स्य पालन से जोड़ने का एक मजबूत माध्यम है। उन्होंने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि अगले 6 महीनों में 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए अभियान तेज किया जाए। किसान आईडी की पहल खेती को डिजिटल बनाने की दिशा में एक अहम बदलाव साबित हो रही है। इससे किसानों को सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और सेवाओं का लाभ सीधे तौर पर मिल रहा है।
कैमरा पर्सन संजय जैना के साथ मैं शमीम अख्तर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आइए अब जल्दी से नजर डालते हैं स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों पर स्पोर्ट्स ट्रैक में। आईपीएल के सीजन में पहली बार आज राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच भिड़ंत होगी। ये मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे होगा। आईपीएल के एक और रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हरा दिया। टीम को मौजूदा सीजन में ये 5वीं जीत मिली है, जबकि बेंगलुरु तीसरा मैच हार चुका है। एशियाई मुक्केबाजी अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप 2026 आज से उज्बेकिस्तान के ताशकंद में शुरू होगी। भारत ने इस चैंपियनशिप में 56 सदस्यों का दल भेजा है। अंडर 17 टीम में लड़कों और लड़कियों दोनों ही श्रेणियों में 13-13 मुक्केबाज हैं। भारत आज थॉमस कप क्वार्टर फाइनल्स में चीनी ताइपे की मजबूत टीम से भिड़ेगा, जहां पर उसकी नजर दूसरे खिताब पर टिकी। 2022 में ऐतिहासिक खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम एक बार फिर से नॉकआउट चरण में दमदार प्रदर्शन को तैयार है। भारत की पुरुष टीम ने विश्व टीम टेबल टेनिस चैंपियनशिप के रोमांचक ग्रुप मुकाबले में वापसी करते हुए स्लोवाकिया को 3-2 से हरा दिया। बाएं हाथ के खिलाड़ी मानुष के निर्णायक मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया और याकूब को 11-8, 11-8, 11-7 से हराकर भारत को 3-2 की महत्वपूर्ण जीत दिलाई। और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं आपके मौसम की। तो जाना आपने अपने शहर अपने राज्य में कैसा रहेगा मौसम और तापमान का हाल, और इसी के साथ ही वक्त चला है नया सवेरा में आपसे विदा लेने का। लेकिन रोज़ की तरह आज अजय किन खास तस्वीरों के साथ दर्शकों को छोड़कर जाएंगे। दिलचस्प तस्वीरें हैं, आपको दिखाते हैं जंगलों की शान कहे जाने वाले ग्रेट हॉर्नबिल पक्षी की कुछ गतिविधियां और इसकी बड़ी और रंग बिरंगी चोंच इसे प्रकृति का एक बहुत ही अनूठा जीव बना देती हैं। प्रकृति की इसी मनमोहक उड़ान और खूबसूरत तस्वीरों के साथ मुझे, मेरे सहयोगी मुकुल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।